इंतजामिया जो है वो अपने दफ्तरों तक महदूद है। असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली वो तहलील हो चुकी है कि फैसल करीम कुंडी साहब मुआविन खसूसी थे वज़ीर आज़म के इत्तेहादी थे हम लोग पीडीएम के बेनज़ीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जो कार्ड से जो 1,25,000 से 1,30,000 थे, 9,000 रुपये हर 3 महीने के बाद किस्त मिल रही है। फैसल करीम कुंडी साहब की खसूसी काउंसिल से डी खान के 7,500 कार्ड जो हैं वो बहाल हो चुके हैं। SRBC नहर थी, डैमेज हो चुकी थी। लोग अपनी मदद आप के तहत खुद लगे हुए हैं। हमारे ये 3 फेज में था, ये 50 करोड़ रुपए में था। इसके लिए हमने महंगाई में कोई कमी नहीं आई, लेकिन पीडीएम की हुकूमत की जानिब से भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। तो इमरान खान के जो एड मम हमारे जो मुर्गी संगे छोड़ के गया था, दिल्ली इंतजामिया की नालायकी को समझ लें, गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट है, उससे भी डबल रेट पर आपकी जो है ना वो चीज़ें फरोख्त होती हैं। जो पता वसूली करके वहाँ से जो है ना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। कि अली अमीन खान किधर है इस वक्त? मैं तो आप लोगों ने रखा हुआ है मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ। वो तो बड़े 9 साल तक बड़े चैलेंजेस करता रहा है, बड़े नहीं फैसल के पास नहीं है। अपनी ये सियासी तलब अपनी जगह पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। नाज़रीन, आज हमारे दमान स्टूडियो में जो तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर मलिक फरहान अफजल धब साहब हैं, उनको खुशामदीद भी कहते हैं। जिस तरह नाज़रीन आपको मालूम है कि 5 अगस्त की बाकायदा जो हमारी एक बड़ी ट्रांसमिशन थी, वो उसमें हमारे ये मेहमान भी थे। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं कि अगर 2 मुसलमान हो, अगर उनमें सुलह हो जाए, तो इसी हवाले से कोई एक जिरगा था और कई बड़ी किस्म की पार्टी थी, एक बड़ी दुश्मनियाँ थी। तो उस हवाले से फरहान साहब वहाँ मसरूफ़ थे, हमारे प्रोग्राम में आ नहीं सके। तो इनके इंतहाई मशकूर हैं कि आज वो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। तो बाकायदा जो हमारा प्रोग्राम है दमान मुलाकात के हवाले से, उसका हम आगाज़ करते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो हम ये कि जो असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बलियाँ वो तहलील हो चुकी है, और जो आपकी हुकूमत थी पीडीएम की हुकूमत, जिसमें आप बाकायदा इत्तेहादी थे, तो वो तो अब हुकूमत जा चुकी है। तो आप क्या समझते हैं ये 16 महीने का जो अरसा था पीडीएम के पास, क्या कारकर्दगी अगर डी खान से भी, जो आपके फैसल करीम खान कुंडी साहब मुआविन खसूसी थे वज़ीर आज़म के, कुछ जो काम है या कारकर्दगी है, उस हवाले से आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको और आपकी दमान न्यूज़ टीवी के इंतहाई मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ आने का मौका दिया और हमारा मौका सुनने के लिए हमें बुलाया। पहले मैं प्रोग्राम में हाज़िर नहीं हो सका तो उसके लिए भी मज़रत है। लेकिन ये जो 16 महीने थे पीडीएम के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा थी, इत्तेहादी थे हम लोग पीडीएम के, तो उसमें मेरे ख्याल में 1 साल फैसल करीम कुंडी साहब भी वफाकी वज़ीर मुमलकत रहे। बेस्ट की तरफ से तखफ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ उनके पास मिनिस्ट्री थी। तो हमारे जहाँ तक डी खान की हद तक आप अगर आप देख लें तो इस साल के टाइम में हमने बहुत शॉर्ट टाइम में बेनज़ीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जो कार्ड से जो 1,25,000 से 1,30,000 थे, वो हमने बढ़ाए हैं और तकरीबन वो अभी इस टाइम 1,75,000 फंक्शनल हो चुके हैं, जो 9,000 रुपये हर 3 महीने के बाद किस्त मिल रही है हमारी गरीब ख़वातीन को। उसके अलावा इमरान खान की जो गवर्नमेंट आई थी उसमें हमारे बेनज़ीर कार्ड बंद हो गए थे। तो फैसल करीम कुंडी साहब की खसूसी काउंसिल से डी खान के 7,500 कार्ड जो हैं वो बहाल हो चुके हैं और 3,000 कार्ड पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह प्रोसेस में है और वो भी बहाल हो जाएंगे। इसके अलावा हमने यहाँ डी खान में, आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट हमारी आ रही थी उससे पहले यहाँ पर PA ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो चुका था, हम वो वापस लेकर आए। PAD का ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो चुका था, वो वापस लेकर आए। यहाँ पर आप देखें कि नेपरा का ऑफिस यहाँ से जा चुका था, वो हम वापस लेकर आ गए। इसी तरह गुज़श्ता दिनों फैसल करीम कुंडी साहब ने स्टेट लाइफ के चेयरमैन के साथ तकफ़ुल जोन का इफ्तिताह किया है, जो कि पाकिस्तान का पहला जोन है और KPK में और डी खान को मिला है। इसके अलावा हमारी जो सैलाब में SRBC नहर थी, डैमेज हो चुकी थी, उसके लिए 3 फेज़ में उसको ऊपर काम हुआ, 2 फेज़ मुकम्मल हो चुके थे। तीसरे फेज़ के लिए 50 करोड़ रुपए हमारे सूबाई हमारे वफाकी वज़ीर भी थे और सूबाई प्रेसिडेंट भी थे, मोहम्मद शाह बादशाह और फैसल कुंडी साहब ने उस पर इफ्तिताह भी किया था। तो वो कुछ सियासी इख्तलाफात समझे, जिसमें मौलाना साहब की कोशिश थी कि वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे, कुछ लोग उसको सियासी रंग लेने की वजह से उस पर जो है ना उन्होंने उसको डिले किया है, वरना वो भी चालू हो जाता। उस पर भी लास्ट मीटिंग हुई है, वहाँ पर हमारे जो है ना DG साहब भी आए हैं, GM भी आए हैं और वो भी इंशाल्लाह जल्द फाइनल हो जाएगी। इसके अलावा आप देखें कि हमने अपने डी खान में
بہت سارے جو پینڈنگ معاملات تھے، جیسے پنیالہ میں ویسٹ آفس نہیں تھا، درزندہ میں نہیں تھا، کراچی کا بند تھا، پروا میں مکمل طور پہ آفیشیل. لیکن ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، مقصد یہ تو ظاہری بات ہے جو پروگرام ہوئے ہیں عوام کو بھی نظر آ رہے ہیں، وہ باقاعدہ اوپننگ وغیرہ بھی ہے، اور جو محکمے جو دوبارہ بحال ہوئے ڈی خان لائے گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو جو CRBC نہر کی آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن ابھی بھی شکایات تو اسی طرح آ رہی ہیں مختلف تحصیل، اور خصوصاً اگر بات کی جائے پروا تحصیل کی، وہی مسائل ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو مختلف ہیں، جن کو گٹہ بند کہتے ہیں، کہ وہ خود لگے ہوئے ہیں. مختلف سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں بلڈوزر بھی ضرورت ہے، ہمیں مقصد مختلف ٹریکٹر وغیرہ بھی ہیں، تو نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ 3 فیز میں تھا. پہلے فیز 8 کروڑ روپے میں ہوا، دوسرا فیز بھی 8 کروڑ میں ہوا، مکمل ہوا. یہ 50 کروڑ روپے میں تھا. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ افتتاح کیا. اس کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہاں پر بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہماری اتحادی تھیں، یا جن کی زیادہ اپروچ سمجھ رہے ہیں، جن کو بہت زیادہ حلقے شیئر تھا، تو ان کی کوشش تھی کہ یہ کریڈٹ ہمیں ملے. حالانکہ اس کی منسٹری خورشید شاہ صاحب کے پاس تھی، اس کے وزیر مملکت محمد علی شاہ بادشاہ صاحب تھے. انہوں نے باقاعدہ افتتاح کیا. جب افتتاح کا ٹائم تھا، اس ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ افتتاح نہیں ہوگا اور نہیں ہو رہا اور مہمان نہیں آ رہے، لیکن باقاعدہ افتتاح ہوا. پھر اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ سراسر جو ہے انہوں نے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ابھی بھی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، زمینداروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تقریباً 3 لاکھ آبادی ہے جن کو پینے کا پانی اسی نہر سے ملتا تھا. ان کے لیے پریشانی ہے. گورنمنٹ کی نالائکی سمجھیں، سستی سمجھیں، ہماری انتظامیہ جو ہے ان کی نالائکی سمجھیں کہ انہوں نے اس پہ جو ہے نا سیریس کام نہیں لیا. ہم نے باقاعدہ اس پر کئی بار میٹنگس کی. گزشتہ دنوں فیصل کریم کنڈی صاحب کی، محمد علی شاہ بادشاہ صاحب کی، خورشید شاہ کی، CRBC کی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں. انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ دورہ بھی کیا ٹیم نے، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کری کہ جلد اس پر ہوگا، اور امید ہے انشاءاللہ اب جو گورنمنٹ جا چکی ہے اب کام میرا خیال میں جلدی ہو جائے گا. اچھا، اگر بات کی جائے عوام کے حوالے سے بات کی جائے، PDM نے جو 16 ماہ گزارے ہیں، تو ظاہر ہے اگر ہم DI خان کی بھی بات کرتے ہیں، DI خان کا انالیسس آپ کریں تو مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آئی. جو تحریک انصاف کے خلاف جو لوگوں کے اندر اس وقت جو نفرت پائی جاتی تھی، وہ یہی وجہ تھی کہ مہنگائی دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا تھا. لیکن PDM کی حکومت کی جانب سے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. تو بحیثیت آپ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈسٹرکٹ صدر ہیں، ایک ذمہ دار ہیں، ایک ڈسٹرکٹ کو آپ لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو عوام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں تو کہا جاتا ہے کہ غریب لوگوں کی، متوسط طبقے کی ایک بڑی تعداد ہے. تو کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ جو عوام ہے، عوام کی جو زندگی ہے، ان کو گزارنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے؟ کھانے کا نہیں ہے، تعلیم کہاں سے دیں گے بچوں کو، صحت کے مسائل ہیں، تو کافی حد تک تو اس بارے میں کوئی ایسی آواز ہمیں نظر نہیں آئی مؤثر طور پر. جو اگر ماضی میں بات کریں، آپ کی قیادت میں بھی مہنگائی مارچ بھی نکلتے رہے، مختلف چیزیں ہیں، تو اب آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ؟ بالکل، دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو 16 مہینے تھے یہ پاکستان کی عوام پر بہت مشکل تھے. مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، مہنگائی بڑھی ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مہنگائی بڑھی ہے اور جو معاملات ہوئے ہیں، یہ دراصل تو عمران خان کے جو ایٹم بم ہمارے لیے وہ برودی سرنگیں چھوڑ کے گیا تھا، انہی کا نتیجہ بھی تھا. اور کچھ ہمارے لوکل سیٹ اپ پر آپ دیکھ لیں، ضلع انتظامیہ کی نالائکی کو سمجھ لیں کہ اگر ایک چیز گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریٹ ہے، اس سے بھی ڈبل ریٹ پر آپ کی جو ہے نا وہ چیزیں فروخت ہوتی ہیں. دودھ کا ریٹ آپ دیکھ لیں، دہی کا دیکھ لیں، باقی جو روزمرہ کی چیزیں، سبزیوں کو دیکھ لیں، ان کا جو سرکاری ریٹ چیک کرنے والے لوگ ہیں وہ یا ریٹ چیک نہیں کرتے، یا وہ بتا وصولی کر کے وہاں سے جو ہے نا اپنا حصہ لے کر چلے جاتے ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ اپنے دفتروں تک محدود ہے. کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی ان کو کنٹرول کرے. لیکن اس میں آپ کی بات میں قطع کلام میں بات آپ کی میں کاٹ رہا ہوں، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جو چیزوں کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے حکومتی سطح پر جو حکمران ہے، ایک ان کے فرق. اب کیونکہ ہم اگر بات کرتے ہیں پبلک کی کرتے ہیں، عوام کے جو ترجمان ہوتے ہیں وہ سیاستدان ہوتے ہیں. بالکل، آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، چاہے بلدیات ہو، قومی صوبائی الیکشن ہو. اب عوام کی اس وقت ترجمانی کوئی ہمیں کرتا نظر نہیں آ رہا DI خان میں. انتظامیہ جس طرح آپ نے کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ اپنے دفاتر میں محدود ہے، وہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے. بلکہ اگر یہ کہا جائے جو 10 سال KP میں رہا ہے تو برا حال ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا. ہمارے محکمے تباہ ہوئے ہیں، ادارے تباہ ہوئے ہیں، عوام تباہ ہوئی ہے، کوئی شک. لیکن بات یہ ہے کہ DI خان کے اندر مصنوعی مہنگائی بھی، اس مہنگائی کے علاوہ بھی
वही अफसरान बाहर नहीं निकलते। तो सियासतदान अपना किरदार अदा नहीं करे, चाहे वापडा का मसाइल हो, चाहे खुदनोश हो, किसी चीज को आप उठा ले, कोई लीडर में कोई नजर नहीं आते सियासत। बिल्कुल, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी, ओपन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी, अपनी हुकूमत के खिलाफ भी मैंने हमेशा कहा कि ये जो महंगाई है ये गरीब लोगों को की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, बल्कि सफ़ेद पोश लोग जो है वो भी इस पर बड़ा उन पर असरअंदाज हो रहा है। जैसे आपने कहा कि वापडा, तो वापडा में देख लें कि अभी जब निगरान सेटअप आया और गवर्नर साहब ने जो सिस्टम संभाला, तो आपके वापडा में जब हम खान से पेस्को चीफ लेकर आए तो उनकी वजह से लोड शेडिंग को आप देख लें क्या हुआ है। उन्होंने एक जमात के अधिकार बन के एक सियासी जमात को ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, किसी पॉलिटिकल किसी भी दूसरी जमात के साथ, किसी भी ताजर के साथ वो ताउन नहीं करते जब तक किसी खास जमात के नुमाइंदे वहाँ पर ना हो। बल्कि आप वहाँ पर जाके देखें कि वापडा के जो स्टोर है वहाँ पर एक जमात के जो है सियासी जमात के, बल्कि जो यूआई के जो है नुमाइंदे वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी इजाज़त के बगैर वहाँ से ट्रांसफार्मर के क्लेम ट्रांसफार्मर भी नहीं जाते। वर्कशॉपों में ट्रांसफार्मर उन्हीं के कहने पर बनते हैं, उन्हीं के कहने पर चेंज होते हैं और वहाँ पर तख्तियाँ जो 10 साल पीटीआई और अली अमीन ने जो अली खान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया, अब वही काम जेयूआई कर रही है। वही तख्तियाँ सरकारी ट्रांसफार्मर पर जेयूआई लगा रही है, वही रेगुलर ट्रांसफार्मर जेयूआई उनको वो कर रही है। ज़ाती जेब से इन्होंने कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2018 से जब ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आप देख लें कि कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर न दिया हो या रिपेयर न किया हो। टोटली अपनी फंड से किए, ना पार्टी फंड था, ना किसी जमात की तरफ से कोई ताउन था, ना किसी एमएनए एमपीए ना मिनिस्टर की तरफ से ताउन था, बल्कि मैं अपने बच्चों के धोने वाले कम करता था और ट्रांसफार्मर रिप्लेस करता था, बनाता था, चेंज करता था, इसलिए कि डी खान की गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो हमारे सिटी के घर, खास तौर पर आपको मालूम है कि बहुत छोटे हैं, जहाँ पर गर्मी में बगैर बिजली के रहना बहुत मुश्किल है। मेरी कोशिश होती है कि जो बिजली का जो काम है ये मैं अपनी तरफ से भी करूँ। अब ये 5 महीने जब जेयूआई की गवर्नमेंट आई है, वो तकरीबन गवर्नमेंट इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नर उन्हीं का था, वजीर भी उन्हीं के थे, निगरान सेटअप में जहाँ पर लूट मार का बाजार गर्म था आपके सामने, बाकायदा तौर पर नौकरियाँ बेची गई हैं, बाकायदा तौर पर लोगों के सिस्टम जो है ना, घर के किचन भी चलते रहे हैं, यहाँ पर ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं। कोई निशानदेही करेंगे कौन से ऐसे महकमे हैं? कोई तकरीबन महकमों में आप देख लें। अब वापडा में आप देख लें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वापडा में स्टोर पर भी जो है जेयूआई के नुमाइंदे वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बाकायदा तौर पे स्टोर मैनेजर हो या एक्शन एसडी हो, वो भी जेयूआई के नुमाइंदे से। ये आपकी इत्तेहादी जमात है तो आपके साथ ताउन नहीं करते? नहीं, इत्तेहादी जमात देखें है बिल्कुल, वो मरकज में उनका इत्तेहाद है। अली खान जमीयत और पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा है और आगे भी इलेक्शन हमने तो मरकज में भी लड़ते रहे, लेकिन इस वक्त वहाँ पर मतलब ये है कि आपको पता है कि जेयूआई जो है ना, मौलाना साहब की वजह से हमारे जो अली खान की जो सियासी जमातें हैं, मैं फिर भी अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने। तो इसमें तो मौलाना साहब की कामयाबी यही, आप लोगों की जो आपकी जमात है वो नहली जो मौलाना के आगे नहीं लाते। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मैं अपने कायदीन का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जेयूआई के मुकाबले में भी हमें मिनिस्ट्रियाँ भी दी, पीपल्स पार्टी को उस तरह नहीं किया जिस तरह नून लीग आज जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके आपके सामने है कि नून लीग को बिल्कुल जम कर दिया गया जेयूआई में या बाकी जमातों को देख लें, छोटी मोटी जमातों को। तो पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो अपना एक नज़रिया रखती है, अपना एक मौक़िफ़ रखती है और अपने एक मौक़िफ़ के ऊपर हम लोग ठहरें। लेकिन जहाँ पर मौलाना साहब की या बड़ों की बात होती है वहाँ पर फैसले कुंडी हमारी वो हैसियत और वो अहमियत। अच्छा, अभी एक मैसेज भी आया, उसके ऊपर भी बात करते हैं, बड़ा बुनियादी मसला है हमारे देश में। लेकिन ये बताएं कि अली अमीन खान किधर है इस वक्त? उसको आप लोगों ने रखा हुआ है, जो आपके मिनिस्टर थे, वफाकी मिनिस्टर मामला खसूसी, सोशल मीडिया पे भी बड़ा तहलका था, छुपाया हुआ भी है और आप उसका मुकाबला भी करते हैं, वो है किधर? देखिए मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ, वो तो बड़े 9 साल तक बड़े चैलेंजेस करता रहा है, बड़े उसने कश्मीर में गिलगित में भी नारे लगाए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी उसने बातें की हैं, बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी बातें की हैं। तो ये उसी का रिजल्ट है जो फैसल के पास है? नहीं, फैसल के पास नहीं है। अगर फैसल के पास होता तो सामने आ जाता, बाकी उनकी रिश्तेदारी है अपनी ज़ाती, उनका अगर कोई वो है तो ये आपस में रिश्तेदार है, फैसल होना बिल्कुल उनकी अपनी रिश्तेदारी है। वैसे भी डेरेवाल अगर मेरे पास गया तो मैं भी उसको तहफ़्फ़ुज़ देता, ऐसी बात नहीं है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर। लेकिन मैं उसको ये कहता हूँ कि लाला हूँ आ मैदान साथी किया है, हुकूमत भी लगी गई है, आ तैयारी कर, कोई नारा मार जो सब तक बोले दे मलिक साहब जी में ना वो तो आ वने ते तो सब सारो मैदान होंगे कि अली अली ना थी नहीं सर, अली कौन थी अली तो जरेटा माली की हुकूमत आ गई है, जरेटा वफाकी वजीर सूबाई वजीर है, मेरा तहसील नाज़िम है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। तो मैं ऊँट अभी उनके खिलाफ ज़मीनी इलेक्शन लड़ा तो हुण भी इंशाअल्लाह पार्टी
سارے اعتماد کیتا پارٹی صاحب کو یہ کیتا تو انشاءاللہ میدان پھر آپ کب لے کر آ رہے ہیں ولی کو؟ اصل تو انتظار میں گولے دا میں تھا کہتا ہے کہ خان تو روز جرا نہیں کوئی آپ نے پتہ کیا فیصل سے کدھر ہے کوئی؟ نہیں فیصل کو اگر پتہ ہوتا تو میدان میں ہوتا علی آ جاتا میرے خیال میں، لیکن وہ طرح مار ہے نا جیسے ٹائم گیم آ گئی تو اللہ نس کی نہیں وہ تو ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے اس کی. چھپ کر میسج کر رہے ہیں نا جی میدان میں آئے تو آپ لوگ اسپیس نہیں دیتے، اسپیس نہیں لیڈر کے دیتے. ساتھ ٹھہرے جی. اس کا لیڈر اب گرفتار ہو گیا 9 مئی کو اس نے لوگوں کو کہا کہ جلا دو گرا دو قریشی موڑ بند کر دو. اب جب اس کا لیڈر گرفتار ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ قریشی موڑ بند ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی نہیں چھوڑی، اب کوئی سارے غائب ہیں پی ٹی آئی والے. نہیں ہم نے تو میرا خیال میں کچھ نہیں کہا. کہتے ہیں پی ٹی ایم نہیں پی ٹی ایم کا اس میں ڈی آئی خان میں وہ یہی کہتے تھے فیصل ہے اور مولانا ہے، آپ کو یاد پیچھے لگے ہوئے پی ٹی آئی والے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ٹائم میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پھانسیاں بھی قید بھی ہوئی، کوڑے بھی لگے اور انہوں کا کوٹ مارشل بھی ہوا اور لوگوں نے جو ہے نا خودکشیاں بھی کی، خود کو بھی جلا دیا، لیکن اپنے قید کو انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا. اب اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں نکلتا چلو ڈی خان کو چھوڑے، پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں گے. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں دیکھتے ہیں اگر جنرل الیکشن جب بھی ہونے تو یہ چاہیے کہ 90 دن کے بعد ہونے چاہیے جو آئین کہتا ہے، لیکن مردم شماری والا ہے 2-3 مہینے آپ اور سمجھ لیں. تو اس میں دیکھتے ہیں جو بیلٹ آئے گا اس کے اندر آپ بلے کے نشان کو دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے پارٹی کا اور بطور ایک سیاسی ورکر کا میرا تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس کا حق ہے الیکشن لڑنا اور لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے کسی بھی نمائندے کو ووٹ بھی پول کریں. تو باقی یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ کون آنا چاہیے. جمہوری ملک ہے ہمارا، جمہوریت ہے، جمہوری نظام ہے، تو اس میں پی ٹی آئی بھی ہو، جے یو آئی بھی ہو، پیپلز پارٹی بھی ہو، نون لیگ ساری جماعتیں ہوں. تو مزہ بھی تب آئے گا کہ جب آپ کے ساتھ مقابلے میں ہو. اگر آپ نے کمرے میں بند ہو کر الیکشن لڑنا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا ملک صاحب جو میں کہہ رہا تھا یہ کبھی مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا ہے، وہ مسئلہ تو ویسے بہت ہیں، ڈی آئی خان میں مسائل ہی مسائل ہیں. ایک جو انہوں نے کہا بالخصوص آپ بات اس چیز پہ کریں، یہ جو دودھ ہے یہ کیمیکل والا جو دودھ آ رہا ہے سر عام آ رہا ہے. کئی بار ہم نے بھی فوڈ والوں کو یا دیگر متعلقہ محکمہ والے سے بات کرتے ہیں، وہ ایک جان چھڑا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو 2 نمبر دودھ ہے نا کیمیکل والا اس کا رزلٹ کلیئر آتا ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. یعنی کوئی ایسی ان کے پاس کوئی آلہ ہی نہیں ہے یا کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے جو کیمیکل کے آپ کو بھی پتہ ہوگا سر عام اگر آپ چلے جائیں نمبر 4 اسکول کے ارد گرد آپ دیکھ لیں مختلف جگہوں کنٹینر کے کنٹینر ساری ٹینکر بھر کر. آپ تو خود ماشاءاللہ ملک صاحب بھی ہیں، مقصد ایک زمیندار بھی ہیں، سمجھتے ہیں آپ کی بھی ظاہر ہے جانور مال مویشی ہوگا. یہ جو موسم ہے اس موسم میں تو ویسے دودھ کی کمی ہو جاتی ہے، قلت ہو جاتی ہے. وہ پٹھے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، لیکن دودھ وافر مقدار میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ماہرین ہیں، طبی ماہرین ہیں، ڈاکٹر صاحبان، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچوں کو یرقان اور چیسٹ کی بیماریاں معدے کی ہیں اور چاہے بڑھو وہ اسی دودھ کی وجہ سے ہے. یہ کیمیکل والا دودھ، ایک تو پانی سے پہلے مسئلہ ڈی خان میں، دوسرے یہ دودھ. تو کم از کم ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے چلے آپ حکومت، لیکن آپ نمائندگی کر کو اس قسم کی تحریک تو چلا سکتے ہیں کہ ڈی سی صاحب کو، اے سی صاحب کو، فوڈ کو، حلال کو اتنا تو مجبور کر سکتے ہیں کہ کم از کم ڈی آئی خان میں کیمیکل کا دودھ نہیں مانتے. اگر آپ بند نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم ادھر دھرنا دیتے ہیں. جو ایسی شاپ ہے سب کو پتا ہے کون سی شاپ ہے، جس سے آپ نے کہا بھتے وغیرہ لیتے ہیں، منتھلیاں لیتے ہیں. اس پہ جب پریشر ہوتا ہے عوام کا یا میڈیا کا، ایک ٹینکر دکھا دیتے ہیں جی دریا میں ڈال رہے ہیں. یہ سارے اوپنلی آخر اس کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اکثر کیونکہ دودھ کی جب بات ہوتی ہے، ہم خود بھی چائے کے شوقین ہیں، چائے کے بغیر ویسی نہیں ملتی. ہمارا نظام اس طرح کہ ہماری طرف دودھ 180 روپے خالص دودھ جو ہے نا وہ اس کا ریٹ ہے. تو یہاں پر 110 120 اور 130 روپے میں بھی 1 کلو دودھ کی فروخت ہو رہی تھی. کئی بار میں نے باقاعدہ جو ہمارے ایسی صاحبان گزرے ہیں، فوڈ کے دوست بھی آتے ہیں، ان سے بھی کہا کہ یار یہ جو دودھ کا مسئلہ ہے اس پہ صرف یہ نہیں کہ دہی وغیرہ بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارے مٹھائیوں میں بھی دودھ استعمال ہوتا ہے. تو دودھ اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں اس پر آپ خصوصی توجہ دیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ رزلٹ جب کلیئر آ جاتا ہے تو ان کے پاس ایک بہانہ ہے جی کہ یہ رزلٹ کلیئر ہے جی. اچھا اب عوام کو کیا پتا رزلٹ کلیئر آیا نہیں ہے، ان کا اپنی میکینزم ہے جی کلیئر. اس کے لیے جو نا ہمیں عوام کو ایک ہونا پڑے گا. اس میں سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے، سیاسی پلیٹ فارم سے ہٹ کے ڈی خان کے لیے، اپنے عوام کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت، سیاسی جماعت ہو چاہے مذہبی جماعت ہو،
वो अगर हकीकत पर भी कोई एहतजाज करे या किसी भी किस्म की तो इसके ऊपर आप एपीसी क्यों नहीं बुला लेते? जो डीए खान के मसाइल हैं, अब तो वैसे भी इलेक्शन ईयर है, अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको सियासी तौर पर भी फायदा होगा, आवाम का भला, कोई एपीसी बुलाएं ऑल पार्टी। हमारा इरादा है इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद अपने डीए खान के जो मामलात हैं उसके ऊपर महंगाई है, जो ये आप सफाई का निज़ाम बासा का देख लें, उसके अलावा आप हॉस्पिटल में जो निज़ाम चल रहा है उसको देख लें, इन चीज़ों के ऊपर हमने बाकायदा तौर पे अपनी पार्टी के साथ बात की और बाकायदा एक मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट सदर बहुत जल्द एक मंगा रहे बुला रहे हैं, क्या नाम है आपकी एपीसी, जिसमें हम ज़िली इंतज़ामिया के नुमाइंदे भी इंशाल्लाह उसमें बुलाएंगे। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, पहले हमारी कोशिश होगी कि उनसे कहें कि वो हमारे साथ ताउन करें, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ फुल सपोर्ट करेंगे और जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वो हमारे साथ सपोर्ट करें, ताकि डीए खान के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ कर सकें। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि हमारे डीए खान में ये गुज़श्ता एक साल में हमने, आपको पता होगा कि डीए खान में 80 लाख रुपए की मशीनरी हमने दी मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल में बर्थ सेंटर के लिए। उसके अलावा 7.5 करोड़ की फैसिलिटी मोदी साहब लेकर आए। टीबी के लिए जो है ना स्कैनर मशीन हमने यहाँ पर लगाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसके अलावा हमने किडनी के लिए जो है लेज़र मशीन भी हम लेकर आए, फैसिलिटी मोदी साहब लेकर आए, और वो भी हमने यहाँ पर डीए खान हॉस्पिटल को दी और वो फंक्शनल हो चुकी है। इसी तरह का बाकी जमातें भी अपना थोड़ा थोड़ा सिस्टम लेकर आएँ। आपको पता है कि ये हमारा जो सर्कल था वापडा का, इसके लिए फैसला करें कुंडी साहब ने बड़ी कोशिश की, और जब ये अप्रूव हुआ मैं उस दिन इस्लामाबाद में था, उन्होंने बाकायदा मीडिया पर इसके बारे में वो किया। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया कि मौलाना साहब वज़ीर सबसे ज़्यादा करीबी हैं, उनको बहुत शौक था तख्ती लगाने का, उन्होंने तख्ती लगा ली। इसी तरह बाकी आप देख लें, एयरपोर्ट के इशू पर बात हो रही थी, एयरपोर्ट के लिए उन्होंने इफ्तिताह भी किया, ऐसे लिफ्ट कैनाल का भी इफ्तिताह किया, लेकिन लिफ्ट कैनाल या इन चीज़ों पर अभी कोई काम बाकायदा शुरू नहीं हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि कोई भी जमात है, कोई भी इफ्तिताह करे और काम हो, डीए खान का फ़ायदा हो। इसी पैक को आप देख लें, कोई भी ग्रेडेट ले लें, लेकिन इससे फ़ायदा तो डीए खान के लोगों को, जो 6 घंटों में 7 घंटों में हम इस्लामाबाद पहुँचे थे, आप 2.5 से 3 घंटों में इस्लामाबाद। अच्छा, इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया है वो जेल में है, उसको C क्लास में रखा हुआ है, तो आप क्या देखते हैं? वो जो मांगते हैं A क्लास नहीं सहूलत मांगते हैं, आज दुश्मन बीबी की मुलाकात हुई, मेरा ख्याल में उसको मांगने से पहले भी सोचना चाहिए था कि वो अमेरिका में एक स्टेडियम में जलसा था, मुझे याद है, मैं एक दिन देख रहा था, तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा तो सबसे पहले AC निकालूंगा और इनकी टीवी निकालूंगा और मैं ये कर दूंगा और इनको चरपाई। तो इस तरह भी करते रहे। हाँ, तो अब हम भी कहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा इंतजार कर, मजीद भी कभी आज तो नहीं, अगर वो तो रियासत मदीना कहते थे, उसमें तो मेरे ख्याल फिर उनको शिकायत करनी भी नहीं चाहिए थी। वो तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे ना जी, वो नक्शा तो जो है ना वो रियासत मदीना का हमें दिखाते रहे, और पीछे से वो जो है ना इसराइल के साथ भी लगे रहे और अमेरिका के साथ भी और इंडिया के साथ हाथ उन्होंने कश्मीर भेज दिया। क्योंकि आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ना, फैसल के करीबी दोस्त भी हैं, पार्टी का आप सरमाया भी है, मैं कोई शक नहीं। अब फैसल से और आपकी डिस्कशन तो होती होगी, उसको तो जाहिर ही बात है, वफाक में पता हो जेल के जो हालात हैं, क्या वो जिस तरह के राना साहब कहते थे कोई उसके पर्स वगैरह में भी कोई निकली हैं, कोई चीज़ हैं, पुड़ियाँ वगैरह, कोई ये बाकी हकीकत है ऐसी एक सियासी शायद के तौर पर इस्तेमाल है? इस हवाले से हमारी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो सकी ना इस किस्म की, क्योंकि वो अटक जेल में है। बाकी जो आपको इल्म है कि एक बंदे की जो आदत है तो कुछ ना कुछ सम्मान वगैरह तो वो अपने पास रखता ही है। नहीं है, कोई हकीकतें हैं, निकल भी सकती है, हो सकती है, ना भी हो तो उसको देनी चाहिए। अगर वो इस चीज़ का आती है तो उसको थोड़ी बहुत जिंदा रखने के लिए, जैसे अगर हमारे थानों में लोग देते हैं तो इसको भी होना चाहिए। अच्छा, अगर बात करते हैं हम इसकी कि अपने हॉस्पिटल की करते हैं, काफ़ी मसाइल हैं हमारे महकमा हेल्थ के हवाले से। व्हील चेयर के ऊपर मरीजों के लिए जो होती हैं व्हील चेयर, जो पहले से हैं पुरानी, जबकि करोड़ों अरबों रुपए का फंड है, लेकिन अब तमाम टूट गई, कोई व्हील चेयर ही नहीं है हॉस्पिटल में, DHQ हॉस्पिटल में। अच्छा, इसी के साथ ना ही डॉक्टर मौजूद होते हैं वहाँ पर, टोटल HO होते हैं, ड्यूटियाँ होती नहीं है, आप किसी भी टाइम चले जाएं, या शायद हो सकता है आप जाएं तो आपको प्रोटोकॉल दें कि जी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर है, मिनिस्टर के साथ होते हैं, फलां फलां। गरीब आदमी के लिए उधर कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल की। बिल्कुल, मैंने और कई बार हम इस चीज़ की जो तवज्जो है इंतजामी के साथ साथ अपने सियासतदानों को भी मबजूल कराते हैं, बाहर कराते हैं एक साइड पे कि खुदारा हॉस्पिटल का निज़ाम संभालें। कभी आप जाए, एक दिन सिर्फ आप 24 घंटे गुजार के देखें हॉस्पिटल में, तमाम वार्ड में आपको तमाम तर सूरत हाल सामने आ जाएगी। अवाम के लिए क्यों नहीं कर रहे? पहले अर्ज किया कि डीए खान में हॉस्पिटल का जो हेल्थ का निज़ाम है बहुत बुरा है। 10 साल जो PTI की गवर्नमेंट रही है हमारे ऊपर, वफाकी वजीर सूबाई वजीर यहाँ के थे, लेकिन उन्होंने डीए खान हॉस्पिटल के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपने चहेते लोगों को उन्होंने बिठाया, उन्हीं के थ्रू उन्होंने गैर कानूनी
भर्तियाँ शुरू की, MTI में उन्होंने भर्तियाँ शुरू की अपने मनपसंद लोगों को, जिसके आपने देखा कि 16 स्केल में उसने कंप्यूटर ऑपरेटर 100 के लगभग भर्ती कर दिए बाकी सिस्टम पे, लेकिन आज मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिलते वहाँ पर ट्रामा सेंटर में आप देख लें कि कोई भी ऐसा डॉक्टर मौजूद नहीं होता कि जो इमरजेंसी टाइम में आपको कुछ ना कुछ वो कर ले। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल इस चीज़ों पर सिर्फ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आने वाली जो गवर्नमेंट है इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, और बाकायदा तौर पर आप सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, और आप देख लें कि वहाँ पर वो हॉस्पिटल्स बने हैं जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक जिक्र होता है, किडनी के हिसाब में, जिगर के लिए, उस पर कैंसर के लिए हॉस्पिटल बने हैं। अब आप देख लें वहाँ पर इसका लीवर के लिए जो हॉस्पिटल चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह किया है, ये वो हॉस्पिटल्स हैं, और उनका निज़ाम आप पाकिस्तान में कहीं से भी चले जाएं 10 रुपए की पर्ची भी नहीं है। यहाँ पर आप देख लें कि आपके साथ उतना सफाई है ना, हॉस्पिटल में नर्सें मौजूद हैं। तो इसका कौन आवाज उठाएगा, इसके लिए लाएअमल क्या होगा? नहीं, इसका लाएअमल जब तक आपके नुमाइंदे, हकीकी नुमाइंदे डी खान के असम्बली में नहीं पहुंचेंगे और मफाद परस्त लोग ऐसे ही आएंगे जो हमसे वोट लेकर तो जाएंगे। असम्बली में तो देखा ना फैसल करीम कुंडी को पहुंचाया है। नहीं, फैसल करीम कुंडी साहब देखिए, फैसल करीम कुंडी वफाकी वजीर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर, और अपना वजीर मुमलकत जो है ना, ये स्टेट मिनिस्टर एक लेवल इनका है। हेल्थ के साथ इनका कोई खास वो नहीं है, मिनिस्ट्रियाँ तो हैं, लेकिन सूबाई मिनिस्ट्री में जो है, अब वो अली अमीन खान जो चीजें लाता था उसकी मिनिस्ट्री तो वो नहीं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का। नहीं, अली अमीन खुद जो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं लेकर आया जो वो कहे कि मैं सूबाई हिसाब पे, पहले वो 5 साल सूबाई वजीर रहा है, उसने जो कारनामे यहाँ पर पटवारियों के साथ और तहसीलदारों के साथ किए आपके सामने हैं। उसके बाद वो 4 साल 4.5 साल रहा वफाकी वजीर गिलगित बल्तिस्तान का, लेकिन यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम वो लेकर आया, आपको याद होगा कि इस दौरान सीवरेज निकासी जब शुरू थी तो यहाँ पर कई डंपर, कई बसें जो है ना वो उसमें फंसी हैं अभी भी। लेकिन आप लोगों में, आप समेत जितने भी अपोजिशन में थे, कोई भी नैब वगैरह कोई भी नहीं जा रहा है, करप्शन के हवाले से कोई गया नहीं आज तक। नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस शुरू हैं जी, उसके खिलाफ बहुत सारी एप्लीकेशन गई हुई हैं, एंटी करप्शन में भी गई हैं, बाकी भी उसके जो ठेकेदार थे वो भी गए थे, वो खुद भी गए थे। हम तो मैंने आपको बोला कि अब तो मैदान सच गया, तो हम कहते हैं कि भाई ना तहसील मेयर है मैदान में, ना वो सूबाई वजीर जो है वो नज़र आता है, ना वफाकी वजीर नज़र आता है, ना उसके जो आगे पीछे भागने वाले फोकल पर्सनों की जो फौज थी मुंशियों की, ना वो नज़र आ रहे हैं। तो इन लोगों को अभी हम तो ये कहते हैं कि इंतजामिया से कहते हैं, पुलिस से। अच्छा मलिक साहब, आखिर में एक चीज़ आपसे कहते हैं, 1613 साज़त जो हैं जिनको ख़त्म किया गया, वो तमाम ID नुकसान ये हुआ डी खान का, उसमें तमाम जमातों के लोग थे। ये नहीं कहते कि तमाम मेरिट पे, हो सकता है 1613 में से कोई चंद सौ ऐसे भी हों जो मेरिट पर नहीं आते होंगे, लेकिन नुकसान ये वो तमाम जो आइडियाँ थी वो पूरे सूबे में दीगर अजला में चली गई, तो डी खान का नुकसान हुआ। अब वो फिर लोग जो हैं उन्होंने एक, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत थी, MMA का दौर था जिस टाइम वो भर्तियाँ की गई थी, अब वो दोबारा मौलाना बिरादरान से मुलाकातें भी कर रहे हैं बाकायदा 1613 जो मुतासरीन हैं, तो मौलाना साहिबान की जानिब से भी यकीन दहानी कराई जा रही है कि हर लिहाज से हम सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट आती है बहाली की साइड पे जो भी कानून रहा। तो आप भी कोई यकीन दिलाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत आ जाती है, आप मखलूत हुकूमत में? मैं आपको अर्ज करूँ कि हमारी वफाक में कमेटी बनाई गई थी कदम मुदखिल की निगरानी, जिसमें मेरे ख्याल में 4 लाख के आसपास जो मुलाजमीन हैं उनको बहाल भी किया गया, जिसमें रेगुलर भी किया गया सिस्टम भी। ये जो 1613 का केस है ये हमारी पार्टी के पास भी आया, फैसल साहब के साथ भी डिस्कस हुआ, कदम मुदखिल के साथ भी डिस्कस हुआ, लेकिन सूबाई हुकूमत का महकमा था, लिहाजा इसमें हमारी वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती थी। JUI हमेशा इस इशू को जो है इलेक्शन के दिनों में उठाती है, और उनका एक लॉलीपॉप होता है लोगों के लिए कि हम इनको वो कर देंगे। जब ये मसला बना था तब भी मौलाना साहब हुकूमत का हिस्सा थे, जरदारी साहब के साथ थे वो उस टाइम जब इनको निकाला गया था। उसके बाद जब दोबारा हुकूमत आई तो उसमें भी वो नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहादी थे, PTI की गवर्नमेंट थी यहाँ पर। फिर अभी भी उनके मेरे ख्याल में 4-5 माह जो है ना वो उनकी गवर्नमेंट रही है यहाँ पर, गवर्नर भी उनके अपने बैठे हुए थे। अच्छी बात है, हम कहते हैं कि जितने भी हमारे डी खान के या किसी भी सियासी जमात से लोग हों, पीपल्स पार्टी लोगों को रोजगार देने की बात करते, निकालने की बात नहीं करती। ना हम जो PTI ने जो लोग भर्ती की, हमारी कोशिश है कि उनको भी ना निकाला जाए, वो भी हों। और जो JUI के टाइम में निकले, हम तो कहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, बहाल हो। हमारी कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और उसका कोई लीगल तरीकाकार बन सका और उनको बहाल किया जा सके तो इंशाल्लाह ज़रूर बहाल होंगे। अगर किसी भी जमात ने कोशिश की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं, मैं ये गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह वो उसकी हिमायत में होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर मलिक फरहान अफजल धप हमारे साथ थे,
جو ڈیرہ اسماعیل خان کے سلگتے ہوئے مسائل تھے، چاہے علاقائی ہوں یا عوامی ہوں، وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نوید سنائی ہے، کیونکہ جو موجودہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کہیں بھی عوام کی ترجمانی کوئی کرتا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 14 اگست کے بعد APC بلائیں گے، جس میں ڈسٹرکٹ DI خان کے جو عوام کے جن محکموں سے جہاں بھی جو بھی مسائل ہیں اس کے اندر ڈسکس کیا جائے گا، اور اسی کے مطابق آئندہ کا کوئی لائحہ عمل طے کر کے کوئی تحریک چلائی جائے گی تاکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام اور علاقے کے مسائل حل ہوں۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام ہم اختتام کرتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔